ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। ये शिव बाबा का यज्ञ है और इस यज्ञ में हम सभी ब्राह्मण वत्स यज्ञ की संभाल करने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। और ऐसे ही एक यज्ञ प्रति समर्पित बुद्धि और समर्पित जीवन, जिन्होंने न केवल अपना जीवन यज्ञ में समर्पित करके यज्ञ को आगे बढ़ाने में अपने 20 नाखूनों का जोर लगाया, लेकिन औरों को भी अपने जीवन से अति प्रेरणाएं प्रदान की। तो ऐसे ही शख्सियत आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब हमारे बीच में पुनः आप मौजूद हैं। आपका स्वागत है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, ये शिव बाबा का यज्ञ है और इस यज्ञ को शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा ही वरदान मिला हुआ है कि ये यज्ञ बढ़ता जाएगा, वृद्धि को पाता जाएगा और वृद्धि को पाते पाते फिर ये एक दिन सतयुग की दुनिया में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये यज्ञ जब बढ़ रहा है, हम देखते हैं माउंट आबू हमारा जो हेडक्वार्टर्स है, जो यज्ञ कुंड है हमारा मुख्य, जिसके हम सभी शाखाएं हैं, उस यज्ञ के अंदर दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहती है। बाबा के नए नए बच्चे आते रहते हैं और इन्हीं बच्चों को सुख सुविधा देने के लिए, इनका परमात्मा मिलन सुखद हो, इसके लिए माउंट आबू में कई सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है अलग अलग भवनों का निर्माण। तो हम आपसे आज ज्ञान विज्ञान भवन जो बना माउंट आबू में, जिसका विशेष, जिसमें परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया बाबा ने, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये ज्ञान विज्ञान भवन हमें पता चला, आपको निमित्त बनाया, तो आपको कैसे प्रेरणा आई इस ज्ञान विज्ञान भवन के निर्माण की? बाबा ने वरदान दिया हुआ है कि जो स्थान बनाओगे वो छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप हेडक्वार्टर्स की ग्रोथ देखें तो पहले छोटा सा पांडव भवन था, फिर पांडव भवन के बाद सामने ओम शांति भवन बना। वो केवल प्रोग्राम्स के लिए था, रेजिडेंस तो उसमें था नहीं। उसके बाद एक बहुत बड़ा ज्ञान सरोवर बना माउंट आबू पर ही। और उसके बाद आप देखते हैं अब जबकि बेहद में सेवा पहुंच गई है, तो नीचे तलहेटी जिसको कहते हैं, वहाँ पर शांति वन बना। और शांति वन के बाद और भी स्थान बने जिसको तपोवन कहते हैं, आदि आदि बहुत सारे वहाँ स्थान हैं। हॉस्पिटल भी है। इसी तरह से माउंट आबू पर भी हॉस्पिटल भी बना। फिर एक म्यूज़ियम बनाया गया लेक के किनारे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते थे, तो टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचे। आश्रम था ना ये तो लेक पर पब्लिक म्यूज़ियम बनाया गया जो अब तक भी चल रहा है। तो उसी सिलसिले में ये बात आती है इस ज्ञान विज्ञान भवन की। हुआ ये था कि जब मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया था 1972 में, तो मुझे प्रोविडेंट फंड जो मेरा जमा था वो मिला था। वो लगभग 80,000 रुपीज़ था। उन दिनों में 80,000 रुपीज़ बहुत होते हैं जी। तो बाबा ने कह रखा था हमको शुरू में कि आपको यज्ञ में ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, अपने पास ही रखो और सेवा करो। तो बाबा कहता था बच्चे मेरे हैं और मैं बच्चों का हूँ, तो इसलिए मधुबन में वैसे कोई सेवा हो, कोई फंक्शन हो, उसमें और बात है, आप अपना कोई भी लंप सम है तो देने की ज़रूरत नहीं। तो बाद में भी मैंने देखा मेरी मदर का कुछ पैसा आया, उसको मुझे फिक्स डिपॉजिट में रखना पड़ा। तो ये जो 80,000 आया था, तो मेरे मन में चल रहा था इसका क्या करें। तो मैंने सोचा कि जो पांडव भवन है, जो हमारा मूल है सारे वर्ल्ड का, आज बेसिक स्थान तो वही है जहाँ ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी जी ने, सीनियर्स ने तपस्या की है, और वहीं से सेवा शुरू हुई है। तो उसके अंदर रहने का स्थान बहुत कम था। एक्चुअली पांडव भवन में इनमेट्स को ही रखते थे, यानी जो यज्ञ के हैं या यज्ञ के बाहर से भी कोई आया है तो अति जो परिवार के सभी पर उसको ही रखते थे। अच्छा, तो पार्टियाँ आनी शुरू हो गई, बाहर से सेवा बढ़ी, तो आसपास रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो मेरे मन में आया, दो बातें आई कि क्यों ना मैं उसके नज़दीक में कोई जगह मिल जाए या मकान मिल जाए, वो ले लूँ और उसमें पार्टियाँ ठहरा करेंगे।
दूसरा ये आया कि अगर मैं इसके निमित्त बनूंगा तो और भी बहुत भाई बहन हैं भारत भर में, वो भी हो सकता है देख करके अपने अपने और स्थान ले लें, है ना। तो यज्ञ के पास तो इतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में, तो ले लेंगे तो अकोमोडेशन रेजिडेंशियल बढ़ जाएगी। उस ख्याल से मैंने सोचा और फिर मैंने आसपास में पता किया तो एक अच्छी जगह थी और उसमें एक कमरा बना हुआ अधूरा था। तो मैंने सोचा कि फाउंडेशन पड़ा हुआ था, मैंने पता किया कि जगह किसकी है। तो उन्होंने कहा जयपुर में एक मिस्टर भार्गव हैं और वो केमिस्ट की दुकान करते हैं, उनकी है, उन्होंने खरीदी हुई है। तो मैं जयपुर चला गया और जयपुर में जाकर पता किया, उसकी अच्छी स्थान पर जो शॉप थी, डबल शॉप थी। तो मैं गया तो मैंने कहा आपका एक माउंट आबू में मकान है? कहते हैं हमने लिया हुआ है क्योंकि धीरे धीरे कीमतें बढ़ेंगी, माउंट आबू में लोग आएंगे, तो हमने इसलिए लिया हुआ है और हमारे फादर है बुजुर्ग, हो सकता है वो भी वहाँ रहना पसंद करें, इसके लिए लिया हुआ है। और हमने वहाँ एक कमरा भी बनाया हुआ है, हमारा एक ठेकेदार भी है वहाँ माउंट आबू में। मैंने उनको बताया कि ऐसा है कि आपका तो बिज़नेस भी चलता है, हम आश्रम के रहने वाले हैं और मैं दिल्ली से आया हूँ और हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक स्थान बना लें, रेजिडेंस, ताकि और भी जो आने वाले हैं, अब आश्रम के अंदर कई लोग नहीं रह पाते, वो वहाँ रहा करें, हम उसको परचेज़ करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको कमरे का भी पैसा देना पड़ेगा, फाउंडेशन का भी देना पड़ेगा। मैंने कहा सारा ठीक है। तो उन्होंने मुझे शायद 32,000 रुपीज़ कहा और कहा कि आपको जो मकान बना हुआ है वो आपको आबू में जाके जो ठेकेदार है उससे बात करनी पड़ेगी और उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी, हमने उसको अभी पेमेंट किया नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो हमने उनको 32,000 रुपीज़ दे दिए और माउंट आबू में आके उन्होंने कहा जब ठेकेदार कह देगा तब हम रजिस्ट्री करेंगे। तो मैंने ढूंढा, इस सिटी में वो व्यक्ति रहता था, ठेकेदारों को एक दूसरे का पता होता है, वहाँ उसको मैंने बुलाया। तो बोला जी कि ऐसा है कि मैंने बनाया है, मेरे को 4,000 रुपये चाहिए। उन दिनों 4,000 रुपये बहुत होता था जी। फिर भी मैंने कहा ठीक है, इसको 4,000 रुपये दे दो। तो वो ले लिया हमने और उसकी रजिस्ट्री करा लिया। इस तरह से हुआ था। तो भाई साहब, जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में जाना कि संगम भवन भी बना था, लेकिन इस प्रकार का जो भाई बहने आते हैं रहते हैं उसका शायद ये पहला ही था। फर्स्ट, ये फर्स्ट था। तो बाबा ने आउटसाइड ऑफ यज्ञ कोई था ही नहीं। तो भाई साहब, जो प्रेरणा आपको आती है वो आपसे भाई बाबा पूरी भी करा देते हैं या शायद वही प्रेरणा आती है जो पूरी होनी होती है? यानी आप, अगर मेरा अनुभव है, अगर आप फुल्ली सरेंडर रहे अपनी बुद्धि से तो बाबा आपको प्रेरणा देगा। क्योंकि साकार बाबा तो व्यक्त हो चुके थे। अब बाबा ने कहा था आप लोगों को मैंने बुद्धि दी है, छोटी छोटी बातें आप क्यों पूछते हो, पूछना हो तो दादियों से पूछ लो। तो मैंने दादियों से तो पूछा था कि दादी जी ऐसे है। उन्होंने कहा था तुम ट्राई करके देख लो, अगर कोई बेचता है आसपास में तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से हुआ था। तो फाइनली भाई साहब, आपने जयपुर में भार्गव जी से वो ले लिया और यहाँ ठेकेदार से भी ले लिया, लेकिन इसके बाद भी तो काफ़ी खर्चा हुआ होगा। तो आपने कहा था आपके 80,000 रुपीज़ थे, तो क्या उसमें सारा भवन बन गया था? नहीं, वो ऐसा था, वो बहुत विशाल जगह थी, बड़ी जगह थी और उसमें वो जो भवन बना है ज्ञान विज्ञान भवन, वो 3 स्टोरीड है, अंडरग्राउंड भी है और उसका बकायदा दादी जी से पूछकर इसको किस काम में लगाना चाहिए। तो उसके ऑपोजिट एक राजयोग भवन भी था, पहले से चल रहा था। तो राजयोग भवन में योग शिविर सीखने वाले आते थे। अच्छा, उनको भी रेजिडेंस की प्रॉब्लम होती थी, तो कईयों को वहीं रख दिया जाता था, कईयों को आसपास किसी स्थानों में रख दिया जाता था। तो उसमें वो चलता था। तो हुआ ये था कि मैंने दादियों को बता दिया था, देखो मेरे कुछ पैसे तो ज़मीन में ही लग गए, अब इसको बनाएंगे तो मैं क्या बनाऊंगा, है तो यज्ञ का, तो आप इसको यज्ञ की तरफ से बनवाइए ताकि फुल काम में आए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 3 भाई और जो जॉब वगैरह करते रहे थे
उनके नाम जोड़े, यानी हम लोग 4 के नाम जोड़ के मेरा पैसा उसमें जितना लग सकता था लग गया, वो मिक्स मर्ज हो गया। तो यज्ञ की तरफ से ये 30 स्टोरी भवन बना, इस तरह से था। तो ये भवन निमित्त बना आपका सर्वस्व स्वाहा होने करने के लिए हाँ। भी, और उनकी भी विनाशी कमाई को अविनाशी में हाँ, बदला गया। हाँ। उनमें से कईयों के कई तो यज्ञ में ही रहते थे, लेकिन वो जॉब करते रहे थे, इसलिए पैसा तो यज्ञ का ही ज़्यादातर लगा, लेकिन उनके नाम इसलिए जोड़े गए कि आखिरकार सिलेंडर बीके के पास तो पैसा होता ही नहीं है ना, अगर यज्ञ भी देता है तो किसके नाम से दे, इस हिसाब से वो 4 नाम रखे गए थे और नीचे आबू रोड पर उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी और इस तरह से वो हुआ था। तो भाई साहब इसका नाम भी बहुत विशेष है, ज्ञान विज्ञान भवन। हाँ। उसके पीछे भी कोई रहस्य है? हाँ, देखिए, बाबा हमेशा मुरलियों में विज्ञान भवन दिल्ली की बहुत महिमा करते थे जी। बाबा के जो भी कहते थे कोई प्रोग्राम करना विज्ञान भवन करो, क्योंकि दिल्ली का विज्ञान भवन एक प्रेस्टीजियस हॉल है और दिल्ली में भी कोई करेगा प्रोग्राम तो विज्ञान भवन में करेगा तो उसकी बहुत वैल्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है अपने जो प्रेस्टीजियस प्रोग्राम है वो विज्ञान भवन में ही करती है। यहाँ तक कि कभी राष्ट्रपति का प्रोग्राम हो विदेशों, विज्ञान उस प्रेस्टीजियस है वो। तो बाबा हमेशा कहते थे विज्ञान भवन में करो, और बाद में हमने, मेरा ख्याल है जब संस्था बढ़ गई तो कम से कम 4-5 प्रोग्राम विज्ञान भवन में किए हैं जो बहुत ऊंचे स्तर के थे। अच्छा, अब बाबा ज्ञान के हिसाब से भी कहता था 2 चीज़ें हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान। और ज्ञान का मतलब होता है जानना, विज्ञान का मतलब होता है भूलना। तो बाबा कहते थे योग को विज्ञान कहते हैं, योग भी एक विद्या है जिसका मतलब होता है आप दुनिया की सब चीज़ें भूलकर परमात्मा को याद करो, जिसको नष्टो मोह स्मृति लब्धा कहते हैं, वो है विज्ञान। और ज्ञान तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है। तो बाबा ने, हमने दादियों से कहा इसका कोई अच्छा नया सा नाम बताएं, तो सब ने सोच कर ये कहा इसका, हालांकि बहुत हाई साउंडिंग नेम है, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का होना चाहिए था, पर उस समय तो यही था कि बड़ा भवन बन रहा है, तो उसका नाम फिर ज्ञान विज्ञान भवन रख दिया गया। बहुत अच्छा। वैसा आपके द्वारा आज हमें विज्ञान की एक नई परिभाषा भी जानने को मिली। मुरलियों में आता है विज्ञान का मतलब है भूलना, ज्ञान का मतलब है जानना। तो लोग भी कहते हैं ना, एजुकेशन इज व्हाट टू लर्न समथिंग एंड टू फॉरगेट समथिंग, है ना। दुनिया में भी कहते हैं कि जो फालतू बातें हैं, जो हमारे से कनेक्टेड बातें नहीं हैं, और स्पिरिचुअली तो देखा जाए जितनी लौकिक बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, उसको भूलना है, धीरे धीरे मन से भूलना है, बुद्धि से भूलना है। रहना इस दुनिया में है लेकिन लोटस की तरह रहना। तो बाबा ने विज्ञान के ऊपर कई मुरलियाँ चलाई हुई हैं। तो ज्ञान विज्ञान भवन एक बहुत एप्रोप्रिएट नाम था। तो ज़रूर जो वहाँ पे आके रहते होंगे उनको बाबा की याद और दुनिया भूल जाती होगी। और दिल्ली में तो विज्ञान भवन है ही, तो कई लोग विज्ञान भवन को सारे इंडिया में जानते हैं। तो वो देखते होंगे कि ज्ञान भवन विज्ञान भवन तो है, ज्ञान विज्ञान भवन क्या हुआ। और सचमुच उसमें योग शिविर बाद में हुए। तो भाई साहब, आपने तो बाबा के हर डायरेक्शन को कैच किया, जो आप करते हैं वो बाबा की श्रीमत ही होती है, मुरलियों में बाबा कहते हैं। तो आपको कभी बाप दादा ने या दादियों ने फिर मधुबन में ही रहने का, या जो ज्ञान विज्ञान भवन बना उसको संभालने का, रहने की ऑफर नहीं करी? नहीं, ऐसा था कि जो ही वो भवन तैयार हुआ तो पहले दादियों ने मुझे बुलाया कि तुमने ये बनवाया है, तुम उसमें जाके रहो, मुझे कहा जी। क्योंकि नया नया भवन था। पांडव भवन में भी मुझे कमरा मिला हुआ था, लेकिन एक होता है कि कमरे में रहना, एक होता है कि पूरे भवन, भले आप रहेंगे तो एक ही कमरे में, सोएंगे तो एक ही खाट पे, पर लोग दुनिया वाले भी तो बड़े बड़े भवन बनाते हैं ना। उनका भाव ये था टू रिटर्न, कि आपने ये बनवाया है, निमित्त बने हैं, आप उसमें जाके रहो, फ्रंट रूम में आप रहो। तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा इस एक तो ये है कि अगर मैं उसके निमित्त बना हूँ और मैं उसमें रहूँगा तो मेरे अंदर सदा मन में यही रहेगा कि मैंने अपने बनवाए हुए भवन में मैं रह रहा हूँ। ये तो बड़ा रॉन्ग है। मैं तो माउंट आबू में आया, अपने लौके घर से आया हूँ कि यहाँ आकर के मैं बाबा के घर में रहूँ। तो बाबा के घर में रहूँ तो इसको बाबा का घर मैं तो नहीं कहूँगा, और सब कह सकते हैं।
जिनको वो अलॉट होता है। पर मैं वहाँ रहूँ तो मैंने उनको बहुत ही पोलाइटली मैंने कहा दादी जी ऐसा है, ये सेवा के लिए है, मैं उसमें नहीं रहना चाहता, मैं जहाँ यज्ञ में पढ़ा हूँ वही मेरे लिए ठीक है, जहाँ मुझे यज्ञ की भाषणा आती है। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ऑफर तो हुआ था, ये हुआ था। हाँ, तो ये सूक्ष्म मैंपन का भी त्याग हाँ, हाँ, एक प्रकार नहीं, से हाँ, है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत लर्निंग की हुई है। बाबा कहते हैं कि अगर किसी का आप दिया हुआ वस्त्र भी पहन लोगे तो जिस बार जब वो पहनोगे आपको वो याद आएगा, जब आप भूल नहीं सकते उसको। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि किसी से गिफ्ट ना लो, किसी ने गिफ्ट देना है तो यज्ञ को दे, यज्ञ आपको दे, एक तरीका है उसको सुहा करने का। तो बाबा ने बड़ी सूक्ष्म बातें बताई हुई हैं। इसलिए वो भवन जो था, हमें खुशी हुई, हमारा पैसा सफल हो गया और वो पैसा एक ठीक जगह सफल हो गया, क्योंकि वो भवन किसी व्यक्ति का नहीं है, माउंट आबू वालों का भी नहीं है। वहाँ तो इंडिया भर से लोग आके, और आज की डेट में तो दुनिया भर के लोग यज्ञ में आते हैं। पता नहीं कौन वहाँ ठहरा दिया जाए और कौन सा प्रोग्राम वहाँ कर दिया जाए। इसलिए वो एक बीज हो जाता है जैसे। तो उसके जब तक वो भवन रहेगा, जब तक यज्ञ रहेगा, और उसका मतलब है हमें खुशी होगी ना, आशीर्वाद मिलेगा, ये है। तो भाई साहब आपने 2 पर्पस बताए थे भवन निर्माण कराने के। एक तो जो आपने कहा लोगों को उसमें रहने की व्यवस्था मिल सके, दूसरा आपने कहा था कि आपके मन में आया कि दूसरों को प्रेरणा मिले। तो ये पर्पस भी सॉल्व हुआ? हाँ, क्योंकि पहले तो कोई समझता ही नहीं था कि हम पांडव भवन के आसपास कोई मकान बना सकते हैं, इसके ख्याल में भी नहीं आता था। वो तो सब आते थे, हिंदुस्तान भर के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग आते थे बड़ी खुशी से, हम बाबा के घर जा रहे हैं। अब बाबा के घर तो जा रहे हैं, लेकिन ये तो सोचो कि बाबा के घर जा रहे हैं, वहाँ रहने की जगह कितनी है। वो तो आश्रम की तरह बनाया गया था। उन्होंने टेम्परेरी 1-2 मकान ले रखे थे पब्लिक को ठहराने के लिए, लेकिन जो संख्या बढ़ती गई, आप सोचो ओम शांति भवन बना जी। ओम शांति भवन की सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी? हाँ जी, थाउजेंड्स थी शायद, मेरे ख्याल लगभग 18,000 के 2000 थे। 2000। अब 2000 जो कैपेसिटी थी, उसमें जो आएंगे रहेंगे कहाँ? माउंट आबू पर आते हैं, प्रोग्राम 2 दिन चलता है, उस हिसाब से भी बड़ा आवश्यक था। मुझे लगता है ये बाबा ने मुझे प्रेरा, नहीं तो बाबा, मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में कह देते यहाँ कोई सेंटर बनवा लो, लेकिन बाबा ने मुझे खास प्रेरा। तभी मैं कहता हूँ बाबा की मदद हर कदम पर है कि तुम वहाँ ऐसे बुद्धि में डाला। मुझे एकदम लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो दादियों ने भी उसको अप्रूव कर दिया। तब तक कोई भी आसपास घर नहीं था, ले लेते थे, खाली मकान होते हैं, लोग पहाड़ पर बना लेते हैं, रहते नहीं हैं। तो पार्टियाँ आती थी तो आसपास टेम्परेरीली मकान ले लेते थे, सेवादारी भी टेम्परेरी रख लेते थे, लेकिन अपना स्थान तो अपना स्थान ही होता। इस तरह से हुआ था। तो क्या औरों को भी इससे प्रेरणा फिर मिली? किस किस को मिली? हाँ, आपको जो आपने पूछा, तो सबसे पहले तो हमारे साथ आशा बहन सेवा करती हैं बहुत सालों से जी। उनके पिताजी पुरी साहब कहते थे उनको। पुरी साहब को ख्याल आया कि बृजमोहन भाई ने वहाँ मकान बनाया है, हम भी बनाएं। उनका तो लंबा परिवार था, तो फैमिली जॉइंट थी। तो उसके पड़ोस में ही एक और प्लॉट मिल रहा था थोड़े से डिस्टेंस पर। वहाँ उन्होंने फिर आशा बहन के नाम से, क्योंकि उनकी बेटियों में जो है आशा बहन ही सरेंडर्ड बेटी है, बाकी लौकिक परिवार है, ज्ञान में चलते हैं। तो वो पिता चाहता भी है कि मेरी बेटी यज्ञ में लगी हुई है तो मैं यज्ञ का कुछ सेवा करूं, अंदर से रहता है ना। तो उन्होंने सोचा ये मौका अच्छा है, तो उन्होंने फिर एक पास में एक जगह लेकर उन्होंने भी एक भवन बनवाया, जो भी पार्टियों के आने जाने के काम आज तक भी आता है। उसका नाम रखा कुंज भवन। शायद पाकिस्तान में जो ब्रह्मा कुमारीज के कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें एक का नाम कुंज भवन था, तो शायद उसके नाम पर उन्होंने कुंज भवन वो नाम रखा, और उसमें भी अच्छी सेवा होती है। अब हुआ क्या था कि सामने राजयोग भवन था, जो जब से योग शिविर शुरू हुए थे थोड़े से, तो उसमें नीचे जो था हॉल था, और आसपास में थोड़ी बहुत छोटा मोटा किचन था काम चलाने के लिए, कुछ और अकोमोडेशन थे। तो उसमें हमारी मनोहर दादी थी ना,
पुरानी आदि रतन। जी। तो मनोहर दादी और शीलू बहन भी योगा एक्सपर्ट गिनी जाती है, आज तक भी योग शिविर कराती है। तो उस समय उन्होंने योग शिविर चालू किए थे। तो वहाँ पर अनाउंस कर देते थे प्रोग्राम सारे इंडिया में, और थोड़ी सी स्थान थी, छोटा सा हॉल था, तो योग शिविर में वहाँ लोग खुशी से आते थे। एक हुआ माउंट आबू आके विजिट करके चले गए। लेकिन योग सीखना जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वहीं से शुरू हुआ था जी। उसका नाम भी राजयोग भवन रखा गया था। और जब ये ज्ञान विज्ञान भवन बन गया, इसमें इसी डिज़ाइन से बनाया गया था। इसमें नीचे बहुत बड़ा हॉल है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा किचन है, डाइनिंग रूम है। उसकी भेंट में ये 5 गुना बड़ा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों जगह एक कुछ तो वहाँ कराते रहे और ज़्यादा पार्टियाँ आ सकें योग शिविर करने। तो वहाँ बड़ा हॉल था, बड़ा किचन था, उसके ऊपर भी और 2 फ्लोर थे। इसलिए उन्होंने फिर पार्टियों को भी वहाँ रखना शुरू किया यज्ञ वालों ने, और योग शिविर भी वहाँ कराने शुरू किए। और योग शिविर करके फिर लोग, आप जानते हैं, सारे भारत में हमारे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। ये भी उसका फ़ायदा हुआ। एक तो कुंज भवन बनवाया, उसके बाद एक और भवन बना जी। वो था गायत्री मोदी, है ना। जी जी। गायत्री मोदी जो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एक बड़ी दादी थी, बड़े भाई की जुगल थी उनकी। 2 थे, एक मदन ML मोदी थे सेकंड ब्रदर, उसकी वो वाइफ थी, बुजुर्ग थी। तो वो ज्ञान में आ गई। सब हैरान होते थे इतने इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी ज्ञान में आ गई है। और उनको गुस्सा बहुत आता था क्योंकि बड़े मालिक की, सेठ की, ज्ञान में आकर उनका गुस्सा हट गया था। तो सारे लोग खुश थे। तो उन्होंने बाद में अपने मोदी नगर में भी सेंटर बनवाया ब्रह्मा कुमारी का, टिल हर डेथ वो वहाँ रहती थी। बीच बीच में एक बारी क्या हुआ था, हरिद्वार में जब मैंने 1972 में जॉब छोड़ा था, तो पहले कुंभ का मेला था। एक्चुअली जॉब छोड़ते वक्त भी इसका कनेक्शन है कि 1972 में बड़ा कुंभ का मेला हरिद्वार में लग रहा था। तो मैंने दादियों को कहा था कि दादी जी, अगर मैं 1.5 साल और कंपनी में रहूं, भले मैंने सरेंडर करना मान लिया, तो मैं 1.5 साल कंपनी में रहूं तो मुझे सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, वो काफ़ी पैसा होगा। तो दादियों ने, उस वक्त कुंभ लग रहा था, तो वो चाहती थी ये कुंभ में जाए। तो दादियों ने मुझे कहा कि मौत का भरोसा नहीं होता, ऑर्डर है, ग्राहक और मौत का भरोसा नहीं होता, कुंभ मेला इतना बड़ा लग रहा है, अब तुम सरेंडर हो रहे हो, तुम ही को वो संभालना है, इसकी फ़िक्र ना करो कि तुमने पैसा मिलना है या नहीं, चिंता ना करो। तो सचमुच मैं वहाँ कुंभ मेले में फर्स्ट में गया था, पढ़ा लिखा था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेले को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मेले में क्या क्या चाहिए, वहाँ सीखा था। क्योंकि वहाँ पर आपको गवर्नमेंट ज़मीन अलॉट करती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तो पहले कुंभ किए ही नहीं थे, इसलिए हम लोग वहाँ 100 मजिस्ट्रेट होते हैं, बहुत बड़ा पूरा एक नया सिटी बनता है। मैं पहले वहाँ गया, वहाँ जाके इंक्वायरी की, पता किया, तो उन्होंने कहा कि आपको ज़मीन देंगे। फिर उस वक्त टिन शीट नहीं मिलते थे, टिन शीट बहुत महंगे मिलते थे प्राइवेट, तो गवर्नमेंट टिन शीट भी देती थी कुंभ मेले के लिए। वहाँ जाके हमने टिन शीट अलॉट कर, क्योंकि टिनों का बाउंड्री बनाते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर फिक्स किया जो टेंट वगैरह लगाता है, और उसके बाद दूध बांधा, क्योंकि वहाँ 1 महीना रहता है तो दूध ही नहीं मिलता, बहुत महंगा। सारे काम किए, पौधे लगाए, तो इस तरह से था। जब वो मेला खूब भीड़ आई थी। अभी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि वहाँ गायत्री मोदी जी भी आई थी। तो गायत्री मोदी जी का, हम जहाँ ठहरने थे, कुंभ मेले में भी ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ती है, धर्मशालाएं वगैरह। तो गायत्री मोदी जी का वहाँ गायत्री मोदी भवन था। इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर भवन बनवा रखे थे। तो मैंने उनको कहा, बहन जी आप माउंट आबू में मोदी भवन क्यों नहीं बनाते, आप तीर्थों पर? कहते हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक भवन उन्होंने पांडव भवन और हॉस्पिटल के बीच में कोई मकान लिया, उसको रेनोवेट किया। अच्छा, आज तक भी है, वहाँ भी गेस्ट लोग ठहरते हैं। तो ये भी एक प्रकार से उसका एक्सटेंशन हो गया। फिर एक और भाई थे जयपुर के, तो वहाँ होता क्या था कि
सबको इच्छा होगी ना हम बनाएं, जी। तो उन्होंने एक वहाँ लक्की भवन बनाया जिसमें ड्राइवर ठहरते हैं, जो ड्राइवर आते हैं ना बाहर के, हाँ तो जी। यज्ञ में भाई बहन तो चले गए, ड्राइवर कहाँ ठहरे। और फिर एक दिल्ली के गोपाल भाई हैं, उन्होंने वहाँ बाल भवन के नाम से एडजॉइनिंग बिल्डिंग जो है पांडव भवन के वहाँ बाल भवन, इस प्रकार से कई सारे बिल्डिंग वहाँ ले लिए गए रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर तो ज्ञान सरोवर बन गया जहाँ अपनी अकोमोडेशन थी, फिर यहाँ अकोमोडेशन बनाने की ज़रूरत नहीं रही। तो इस प्रकार से भाई साहब काफ़ी आने वाले लोगों के दिल की दुआएं भी मिलती गई। तो आज वर्तमान समय जैसे आपने कहा ज्ञान सरोवर बन गया, अभी शांतिवन, अभी तपोवन, तो निश्चित रूप से पांडव भवन पे पहले सब वहीं आया करते थे, अब वो सेवा तो वहाँ पे इतनी नहीं रही। तो अब वर्तमान समय क्या सेवाएं होती हैं वहाँ पर ज्ञान विज्ञान भवन में? ऐसा है कि वर्तमान समय तो अभी शुरू हुआ है कुछ साल पहले, बहुत साल तक जब तक शांतिवन नहीं बना था, ज्ञान विज्ञान भवन बन भी जाए, ज्ञान सरोवर बन भी जाए, तो क्या होता था, माउंट आबू है जी। लोग वहाँ तपस्या भूमि है, वहाँ पर जो बाबा का ओरिजिनल कमरा है जहाँ बाबा रहा करते थे, योग लगाया करते थे, बाबा का शांति स्तंभ यादगार है, वहाँ बाबा की कॉटेज है जहाँ बाबा चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो मेन स्थान तो वही है, अभी भी कोई भी जाएगा कहीं भी रहेगा वहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से वो चलता था, तो लोग आते थे, पार्टियाँ आती थी काफ़ी समय तक, और वहाँ पर खुला स्थान था, मॉडर्न बिल्डिंग थी, योग शिविर होते थे, योग शिविर भी वहाँ कराए जाते थे। आज भी बहुत से लोग हैं वो डेट मांगते हैं, हमने माउंट आबू में योग शिविर करना, कहाँ करना, बाबा के कमरे में जाके करना, पांडव भवन में करना। ऐसे लोगों को भी ज़्यादा हो जाए तो रेजिडेंस के काम आ जाता। इसलिए जैसे सारी बिल्डिंग्स हैं हमारी, उसी अनुसार से वो भी काम में लाई जाती। कई लोग वहाँ रह लेते हैं, कई लोग एक सुखधाम है वहाँ रह लेते हैं, लेकिन यूज़ तो हो ही रहा। भाव ये था कि इसने अपना पर्पस उस पीरियड में ठीक ठाक सर्व कर दिया। तो बाबा ने कहा हुआ है, वरदान दिया हुआ है कि मैं बच्चों का कुछ भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, समर्पित बच्चों का सारा कुछ सफल करूंगा। तो माउंट आबू में भी विशेष पांडव भवन की इम्पोर्टेंस तो सदा ही हम सबके दिलों में है। तो जो भी आते हैं वो उसका पूरा लाभ लेते हैं। तो भाई साहब बहुत आपको इसमें शॉर्ट में जानना चाहेंगे आपसे कि बाप दादा की मदद आपको यहाँ कैसे कैसे दिखाई दी हर चीज़ में? देखिए ना कि पहले तो प्रेरणा दी बाबा ने मुझे जी कि तुम जो तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा आया है, मैं तो दिल्ली में रहता था, वो तुम माउंट आबू में, और इस कारण से वहाँ पर स्थान बनाओ कि वहाँ स्थान की कमी है। और फिर मैं तो सोचता हूँ मेरे दिमाग में आया, पर हो सकता है वो भी बाबा ने डाला हो, कि वो फर्स्ट हाउस था आउटसाइड ऑफ कैंपस। तो कि अगर तुम ये बनाओगे तो तुमको देख कर के लोगों को भी प्रेरणा आएगी, अभी तो उनको ध्यान में भी नहीं है, वो भी बनाएंगे। तो आपने देखा कम से कम 4-5 भवन उस हिसाब से वहाँ पर बने। तो वो भी मेरे को बाबा ने जैसे डाला। फिर उसकी ज़मीन लेने की बात है। अब आप देखिए कि ओनर तो जयपुर में रहता था। अच्छा, पहले तो मुझे ख्याल आया कि बिल्डिंग तो बन रही है, इसको वो बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें फाउंडेशन तैयार था, एक मकान कमरा तैयार था। फिर भी मैंने बाबा ने टच किया कि नहीं, कोशिश करो, नहीं तो एक आदमी ज़मीन ढूंढने जाता है ना, जो बन रहा हो मकान उसको थोड़ी ढूंढने जाता। यद्यपि उसके लिए मुझे 4000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, फिर भी अच्छा बाबा ने टच किया। फिर वहाँ गए, उसने ज़मीन दे दी, है ना। अगर मान लो उसको ये होता कि आश्रम है और आश्रम का तो बहुत पैसा, बड़ी संस्था है, तो वो भी हाई रेट मांगते हैं, डबल मांग लेते हैं, इसलिए वो ज़मीन भी हमें मिल गई। फिर इसी प्रकार से पैसे तो थोड़े थे, है ना, जिसको सीड मनी कहते हैं, लगभग उतने ही थे, लेकिन यज्ञ वालों ने माना क्योंकि एडजॉइनिंग था, और वो भाइयों ने भी, तीनों ने कहा ठीक है हमारे नाम भी डाल दो। तो बड़ा विशाल भवन बन गया। तो बहुत सारे लोग हैं जो आश्रम के अंदर आश्रम के रूल्स के मुताबिक नहीं रह पाते, क्योंकि कोई पांडव भवन में रहेगा तो उसको सुबह 4-4:45 बजे उठना पड़ेगा उन दिनों में। अच्छा, वो नहीं उठ सकता,
उसको गिल्टी फील होगा कि आश्रम के नियम फॉलो नहीं कर रहा। वहाँ तो बड़े स्ट्रिक्ट, इस वक्त खाना मिलेगा, इस वक्त क्लास में जाना है, कोई बैठा हो क्लास में ना जाए। तो वो ऐसे लोग जो थे पसंद करते थे हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। और हमारा यज्ञ कभी भी सख्ती नहीं करता। हमारा यज्ञ ये नहीं है कि दिखाने होता है ना, धार्मिक भाव से कई जगह आप देखेंगे धरती पर बैठ के तपड़ी डाल के भोजन करवाया जाता है धार्मिक स्थानों पर। उसमें करोड़पति सेठ भी होगा, वो भी बैठता है, लेकिन वो उसका नेचुरल रहने का जीवन का स्टाइल नहीं है। ह्यूमिलिटी के कारण, भावना के कारण बैठ जाता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसी प्रकार पर हम ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने हमें सिखाया हुआ है, पहले उसको कंफर्टेबल करो ताकि वो हायर ज्ञान ले सके, है ना। जैसे आप देखेंगे ICU का मरीज़ होता है, उसका कितना कंफर्ट में रखा जाता है, क्योंकि आगे उसका ऑपरेशन बहुत सीरियस होने वाला है, इसलिए हम उसका पहले ही डिस्टर्ब कर दें। तो यहाँ साउथ इंडियन आएगा उसको चावल का भोजन देंगे, नॉर्थ इंडियन आएगा उसको रोटी का देंगे। इसी तरह से रहने के लिए भी कोशिश ये की जाती है कि जिस तरह के लाइफस्टाइल का व्यक्ति है उसको उसी तरह के लगभग मिलते जुलते में रखा जाए, ताकि वो बॉडीली फिजिकली तो कंफर्टेबल रहे ना। उस हिसाब से भी इस भवन ने सेवा की। जी, थैंक यू भाई साहब। आपने कैसे बाप दादा ने आपकी मदद की ताकि आप भी तन मन धन से नित प्रति और हर बार आप बाबा की टचिंग्स को कैच करके बीज बोते ही जाते हैं, और आपके द्वारा, प्रेरणा के द्वारा फिर और आत्माओं की भी मदद हुई। जैसे बाप के पास बच्चे आते हैं तो बाप उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं, ऐसे बाबा भी हम सभी बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए हमारे जीवन को और उन्नत करने की प्रेरणा भी देते रहते हैं और ज्ञान योग से हमको भरपूर भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि कैसे बाप दादा ने भाई साहब की उंगली लगवा करके हम सब बच्चों को प्रेरणा देने का ये कार्य किया। ऐसे ही कुछ और प्रेरणादायी बातों को, कुछ और प्रेरणादायी घटनाओं को आपके बीच में हम इस कार्यक्रम में लेके आते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे भाई साहब के साथ एक और बाप दादा की मदद की मीठी याद लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति।